लेकिन आज मैं इस बातचीत की शुरुआत एक ऐसे इंसिडेंट से करना चाहता हूं जो किसी भी लोकतंत्र में, खासतौर पर भारत जैसे लोकतंत्र में जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है, उसके लिए बेहद शर्मनाक है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उससे ज्यादा निंदा की जानी चाहिए उस प्रशासन की, उस पुलिस की, जिसने इस घटना को होने दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी हाँ, जंतर मंतर पे एक सभा होने वाली थी कि आजादी के बाद के सारे जो कानून हैं, जो कॉलोनियल कानून हैं, उनको खत्म किया जाए। लेकिन वहां पे करीब हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां जिस तरीके से मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए, भड़काऊ बातें की गई हैं, वो बहुत शर्मनाक है। हमारे साथ इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, जो देश के जाने माने इंटेलेक्चुअल हैं, तमाम सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। और पहले भी जब हमने बहुत गंभीर विषय में चर्चा करनी चाहिए, चाहे वो अमेरिका का चुनाव हो, चाहे भारत का चुनाव हो, चाहे कोविड हो, तो हमने उनसे बातचीत की है। हम फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है इस वक्त देश में। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये कि जिस तरीके से ये घटना जंतर मंतर पे हुई है, क्या ये महज एक अलहदा घटना है, एक एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, या दरअसल ये किसी बहुत बड़ी, किसी पुरानी बीमारी का एक रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है आपको? आशुतोष जी, काश के ये एक एबेरेशन होता, काश ये एक अलहदा घटना होती, इक्का दुक्का घटना होती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। मैं इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट पढ़ रहा था इस घटनाक्रम की। दिल्ली पुलिस के अनुसार उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी थी। परमिशन मिले बिना हजारों लोगों का इकट्ठा हो जाना, संसद से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर, जहां तक मेरी जानकारी है, जब संसद सत्र चल रहा होता है तो उस पूरे इलाके में स्थायी रूप से दफा 144 लगी रहती है। ऐसी स्थिति में बिना परमिशन के वहां हजारों लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर वहां इस तरह के भयावह नारे लगे, मतलब बाकायदा मर्डरस नारे वहां लगे हैं। उसके वीडियो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसके वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से कतई कोई टिप्पणी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, जो आपने अपने प्रस्तावना में जो बात कही, मैं एक बात बार बार याद दिलाना चाहता हूं लोगों को और लगातार याद दिलाता रहा हूं। लोकतंत्र केवल संख्याओं के खेल को नहीं कहते। लोकतंत्र संस्थाओं, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं का नाम है। जी, मैं किसी राजनीति के मूल्यांकन में अभी नहीं जा रहा, ये राजनीति सही है या वो राजनीति सही है, मैं इसमें नहीं जा रहा। लेकिन किसी भी राजनीतिक परसुएशन के लोग देश की राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर इकट्ठे होकर खूनी नारेबाजी करें और बेधड़क करें, उन्हें किसी तरह की चिंता ना हो, किसी तरह का डर ना हो। आज तो उसमें कहना ये चाहता हूं, आपके दर्शकों में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसको बड़ी स्वाभाविक चीज मान रहे होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो इस पर बड़े खुश हो रहे होंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस तरह की चीजें, इस तरह का हिंसक मिजाज जब धीरे धीरे आपके अपने मन में जगह बना लेता है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहती। मैं आपसे बार बार निजी बातचीत में हम लोग करते रहते हैं। मुझे याद आता है राजेंद्र माथुर ने अडवाणी जी की पहली रथ यात्रा के समय एक साइंड एडिटोरियल, फ्रंट पेज एडिटोरियल लिखा था नवभारत टाइम्स में जी। उसका शीर्षक ही था शेर की सवारी के खतरे। तो जब आप उन्माद की राजनीति की बोतल का ढक्कन खोल देते हैं, किसी भी प्रकार का हो, जी, जब आप उन्माद की राजनीति की बोतल का ढक्कन खोल देते हैं तो फिर वो जो जिन्न निकलता है ना, वो जरूरी नहीं कि आपकी मर्जी से वापस चला जाए। अब आप इस घटनाक्रम को देखिए, इसी पर बात कीजिए। अभी कुछ 10-15 दिन पहले मोहन भागवत ने बड़ा आश्वस्तिदायक बयान दिया कि मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, दे आर फ्लैश ऑफ आवर फ्लैश, दे आर ब्लड ऑफ आवर ब्लड, वगैरह वगैरह। मुझे अभी तक इंतजार है मोहन भागवत की प्रतिक्रिया का इस घटना पर, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की प्रतिक्रिया का, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया का। यानी ऐसी स्थिति में क्यों ना ये माना जाए कि ये कोई एबेरेशन, कोई इक्का तुक्का घटना नहीं, बल्कि पार्ट ऑफ द डिजाइन।
क्यों ना ये माना जाए कि देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। जी मैडनेस समाज में जानबूझ कर फैलाई जाती है, उन्माद समाज में जानबूझकर फैलाया जा रहा है और उसके पीछे राजनीतिक लक्ष्य हैं, मुझे तो यही लगता है। जी बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, ये घटना थोड़ी सी और इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले आपने ध्यान दिया होगा कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के आसपास एक इलाके में इसी तरीके से एक सभा हुई थी और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने बहुत भड़काऊ बातें की थी और वहां एक लड़का था जिसने जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था उसने वहां पे गोली चलाने की कोशिश की थी और उस लड़के ने जिस तरीके की बातें की उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को हम खुला छुट्टा नहीं घूमने दे सकते हैं। तो और ऐसी घटना अगर दिल्ली के अंदर हो जाए, वो भी संसद के 2 किलोमीटर के दूर पे हो जाए, तो क्या यह माना जाए कि संकट बहुत गहरा होता जा रहा है कि जहां ऐसी तत्वों को और ऐसे लोगों को खुली छूट मिल गई है? देखिए, किसी भी राजनीति की अल्टीमेट सफलता इस बात में होती है आशुतोष कि वो समाज के एक बड़े हिस्से के सामने अपने कामकाज को नॉर्मल के तौर पे प्रस्तुत कर दे, जी जैसे कहते हैं न्यू नॉर्मल। मैं ये मानता हूं कि इस देश का कोई भी नागरिक, मैं फिर से कहूं, उसकी राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, इस देश के किसी भी नागरिक को इस तरह की घटना से चिंतित और भयभीत होना चाहिए। जी लेकिन वैसा क्रोध, वैसा दुख आपको देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि इट हैज बीन कन्वर्टेड ऑलमोस्ट इनटू अ न्यू नॉर्मल। क्या ये तो होता ही रहता है, क्या बड़ी बात। कुछ लोगों का ये कह रहे भाई इनको महत्व मत दीजिए, कुछ लोगों का ये ठीक ही तो कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं। ये जो न्यू नॉर्मल बनाया गया है, ये मैं आशुतोष जी, आप इतने दिनों से राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, बल्कि केवल विश्लेषण ही नहीं, आपने किताबें लिखी हैं, ये सब मुझे तो यही लगता है कि अपेरेंटली अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के पीछे एक पूरा तंत्र, एक पूरी सोच, एक पूरा सिस्टम है जो बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है, मैं बार बार ये कहूंगा कि आज जो लोग निश्चिंत बैठे हैं, कल वो कब लपेटे में आ जाएंगे कोई नहीं जानता, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो क्योंकि जब उन्माद होता है तो वो किसी भी तरफ बढ़ सकता है। तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि एक जो विचारधारा है, जो जिसको हिंदुत्व की विचारधारा कहते हैं, दक्षिणपंथ की विचारधारा कहते हैं, क्या ये उसका रिफ्लेक्शन है और अब एक खास दिशा में जा रहा है, या चीजें उन लोगों के हाथ से बाहर निकलती चली जा रही हैं? क्योंकि एक तरफ तो आरएसएस के प्रमुख ये कहते हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदू की कल्पना नहीं की जा सकती, दोनों के एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और वो पहली बार बयान नहीं दे रहे हैं, 2017 के बाद से लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वो बयान दे रहे हैं, लेकिन घटनाएं इस तरीके की हो रही जहां मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जहर बोया जा रहा, लगातार नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। तो क्या ये माना जाए, क्या ये दोमुही बात है? पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या चीजें उनके हाथ से बाहर निकलती चली जा रही? देखिए, चीजें उनके हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं, ये तो मैं अभी ठीक से नहीं कह सकता। मैं चीजें उनके हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं तब मानूंगा, तब मैं इस पर और अधिक अलग ढंग से चिंतित होऊंगा, जबकि मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने आपको मिसाल दी अभी, कि इस घटना को हुए अब धीरे धीरे पूरे 24 घंटे हो गए, बल्कि उससे ज्यादा हो गए। इस पर अगर कोई बयान आता, इस पर कोई चिंता प्रकट की गई होती उस संगठन के द्वारा, या उस संगठन का जो मुस्लिम समुदाय में काम करने वाला मंच है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसकी ओर से, तो मैं मानता कि चीजें शायद बाहर निकल रही हैं, क्योंकि इनकी अपनी पोजीशन ये नहीं है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात ये, चीजें एक दूसरे अर्थ में बाहर निकल रही हैं आज से, जिसकी ओर आपने अपनी प्रस्तावना में संकेत किया था। 2014 में वादा था अच्छे दिन का जी, कुछ ही दिनों में एक और शब्द का प्रयोग हुआ, उस समय था अच्छे दिन, उसके बाद एक और फ्रेज या शब्द पॉलिटिक्स में आया और जिसकी आजकल बड़ी चर्चा है, जुमला। कि वो जो कहा गया था वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था, चुनाव में ऐसी बातें कह दी जाती हैं। आप देखिए, बहुत रोचक स्थिति है, चिंताजनक है, रोचक क्या चिंताजनक है। नोटबंदी से लेकर अब तक लगातार भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जाती रही है। हर इकोनॉमिक इंडिकेटर इस समय चिंताजनक है, जिसमें कोरोना का भी योगदान है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज का योगदान कम नहीं है। फिर खुद कोरोना मैनेजमेंट देख लीजिए। अगेन, कोई भी सरकार हो, मैं यहाँ कोई भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, यानी अगर भारत की केंद्रीय सरकार ये कहती है कि अप्रैल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई,
मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रोऊं या चीखूं या क्रुद्ध हूं या किसी दीवार से सर दे, क्योंकि मेरे अपने परिचितों में हुई। फिर अभी कल या परसों अखबार में था कि पहले सरकार ने कहा कि वो ऑक्सीजन कैसे राज्यों के बीच वितरित होगी, क्या होगा, इसके लिए कमेटी मॉनिटर कर रही है। किसी ने आरटीआई लगा दी, तो अब मालूम पड़ा कि ऐसी कोई कमेटी कभी बनाई ही नहीं गई थी। आप कोरोना मैनेजमेंट को आपने परसेप्शन मैनेजमेंट में बदल दिया। आपकी सारी चिंता ये हो गई कि गलत खबर ना जाने पाए, गलत काम रुक जाए, इसकी चिंता नहीं हुई। मौतें रुक जाएं या जो मेडिकल फैसिलिटी है वो लोगों को बेहतर थोड़ी मिल जाए, चिंता वो नहीं थी, चिंता परसेप्शन मैनेजमेंट की थी। ये लगातार चीजें जो हुई हैं आशुतोष जी। और फिर अगर पॉलिटिकल ढंग से बात करें, पॉलिटिकल प्लेन पे बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बहुत उम्मीदें बांधी थी, बहुत जबरदस्त रूप से उम्मीदें बांधी गई थी, 2 मई दीदी गई वगैरह वगैरह। नतीजे उनकी अपेक्षाओं के सर्वथा विपरीत हुए। जिस तरह की भगदड़ की कल्पना तृणमूल कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कर रहे थे, वो भगदड़ वहां मचने की बजाय भाजपा में मचने लगी। जो लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ के आए थे उनमें से कुछ वापस चले गए, कुछ के वापस जाने की चर्चा अखबारों में रोज होती रहती है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव हो गई, विरोधी दलों से मिलने लगी, करने लगी। तो मुझे कई बार ये लगता है, कई बार क्या मतलब, मुझे लगता है कि कहीं ये फीलिंग है कि उस अर्थ में चीजें हाथ से बाहर निकल, आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जो प्रबंधन है, क्योंकि डिलीवरी तो आप कर नहीं पा रहे, अच्छे दिन की डिलीवरी तो आप कर नहीं पा रहे, बेरोजगारी बढ़ी है। और मतलब जब आप ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि आप जो प्रचार करते हैं उसमें आपके ना चाहते हुए भी सच बोल पड़ता है। 80 करोड़ का मतलब देश की 2/3 आबादी। जी। देश की 2/3 आबादी को अगर मुफ्त राशन दिया जा रहा है अभी भी, तो 70 साल तो छोड़िए, अब तो 7 साल का सवाल बन ही जाता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।